हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BPSC 134। इसका यूनिट नंबर 12 है हमारा और हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और कार्य के ऊपर में। ठीक है दोस्तों, परिचय समझ लेते हैं। इसमें हम समझने वाले हैं कि कौन से जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके बारे में जो थोड़ा हम परिचय समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके तुरंत बाद क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। और ये कब हुई? ये हुई 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी 193 जो देश है वो सदस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये क्या होता है? इसका ये मतलब होता है दोस्तों, एक जो है विश्व लेवल पर एक संगठन होता है जिसके अंदर जो है बहुत सारी जो चीज़ें होती है अलग अलग कैटेगरी में है, अलग अलग मुद्दे पर उस पर विचार किया जाता है और बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ से होती है आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो देश है ना बहुत सारे वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे आगे क्या है, अच्छे तरीके से समझेंगे। वैश्विक स्तर पर मतलब कि विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो एक संगठन है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो उसकी राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले मुद्दे हो गए, जैसे कि किसी देश को क्या होता है, किसी सीमा से परेशानी होती है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि ये एक देश है और ये एक देश है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों देश को अपने यहाँ पर सीमा से प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर इनके विवाद होते रहते हैं, तो उस तरीके के विवाद को सुलझाना और ये सारी चीज़ें उन सभी मुद्दे को जाहिर करने के लिए, और ठीक है, यहाँ पर जो दोनों जो देश है वो आएंगे और अपना विचार प्रकट करेंगे और फिर यहाँ पर जो है कुछ समस्या का हल निकलेगा। तो ऐसी जगह है वो, ऐसा मंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में, यहाँ पर समझिए, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, ठीक है, मानवता को प्रभावित करने वाले जो विषय हैं उस पर नीतियाँ तैयार करने में मदद करता है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, वो हम इसमें देखेंगे। अगर हम बात करते तो इस अध्याय में संयुक्त राष्ट्र संघ के हम उद्देश्य समझेंगे, सिद्धांत, प्रमुख अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका समझेंगे। उसने मतलब उस जब बना संयुक्त राष्ट्र संघ तो क्या क्या उपलब्धियां हासिल की ये पढ़ेंगे। फिर क्या विफलताएं रह गई, ठीक है, मतलब क्या चीज़ अचीव किया, क्या फेलियर है, वो सारी चीज़ों का जो अध्ययन है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या क्या है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया क्यों है, मतलब उसकी जो स्थापना है वो क्यों हुई है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी जो है यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की, और जब ये इसकी स्थापना हो गई तो कौन कौन से मुद्दे पर ये ज़्यादा फोकस करता है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे जो मेन उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान के चलो दो देश है, ठीक है, दोनों देश जो है किसी की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि दोनों देश है, चाहे ये छोटा ही क्यों ना हो और ये बड़ा ही क्यों ना हो, दोनों देश है, तो दोनों जो है एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बीच में जो एक संगठन है जिसकी जो वह बात सुनेंगे। दोनों देश यहाँ पर आएंगे और आपस में जो बात करेंगे, प्लस यहाँ पर और भी देश के जो है मेंबर होंगे, जो प्रमुख लोग होंगे, और वो क्या करेंगे, यहाँ पर विचार प्रकट करेंगे अपने। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो झगड़े हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का काम किया जाता है। राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में अच्छे संबंध कैसे स्थापित हो उसके लिए उचित कदम उठाती है ये जो संघ है। मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को और सुरक्षा को बनाए रखने के काम जो है ये करती है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन। ठीक है, जो तो इतने सारे जो काम है वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कैसे करता है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अपने अलग संगठन बना रखे हैं, एक कैटेगरी वाइज जो है काम बांट रखा है कि जो महासभा है उसके अंदर ये काम होगा, जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर ये काम होगा, ठीक है, आर्थिक सामाजिक परिषद है उसके अंदर दूसरा काम होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके अंदर दूसरा काम होगा, सचिवालय है उसके अंदर अलग काम होगा। तो ऐसे करके जो है चीज़ों को बांट रखा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो काम वहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हम उसी को समझते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं महासभा के ऊपर।
महासभा में समझिए क्या होता है, इसमें सभी सदस्य राष्ट्र प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है उनका। इसमें कई सारे जो मुद्दे हैं इसके ऊपर बहस होती है, नाम से पता चल रहा है महासभा है ये, ठीक है। और इसमें क्या है, हालांकि जो इसके अंदर जो देश है उनको फैसले मानने के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर इनको कोई बात बताई जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि उनके ऊपर थोपा जाता है, ठीक है। उनको केवल बताई जाती है कि हो सकता है कि उस निर्णय को वो नकार भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, उनके ऊपर होता है। मतलब ऐसा नहीं कंपलसरी है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोल देगा वो मानना ही होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यह है कि सबकी सहमति से ये संगठन चलता है, तो काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान जो है यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। सभी देशों को अपनी अपनी बात रखने का और वोट देने का अधिकार होता है। जो कोई बड़ा निर्णय होता है तो उसके लिए क्या होता है कि मत, सबके मत जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो वहाँ पर जो है वोट डालने मतलब वोट का काम होता है, ठीक है, वोट से वो काम होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती है, ये होती है महासभा में। सुरक्षा परिषद को देखते हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार बात करें तो इसमें क्या है, शांति की और सुरक्षा अगर बहाल करने की बात हुई तो सबसे जो पहली जिम्मेदारी होती है वो होती है सुरक्षा परिषद की, ठीक है। अगर मान के चलिए विश्व में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि शांति खतरे में है, मतलब कुछ जो है भयंकर होने वाला है या कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है जिससे शांति भंग हो जाए, अगर विश्व में कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है तो इसके लिए जो है बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, ठीक है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 15, जिसमें से 5 जो है वो है चीन 1, फ्रांस 2, ब्रिटेन 3, रूस 4 और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ये तो 5, तो ये जो 5 है ना, ये क्या है, स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। और इनके पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जिसके अंदर क्या होता है, मान के चलो सभी लोग जो है मान के चलिए ए कोई निर्णय है, ठीक है, ए निर्णय पे क्या है, सभी लोग का मत जो है वो हाँ के ऊपर है, ठीक है। लेकिन इन 5 में से जिनके पास वीटो पावर, अगर एक ने भी ना कर दिया तो वो जो काम है वो नहीं होगा, ठीक है, वो जो फैसला है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वीटो पावर है इन 5 देशों के पास, ठीक है, बहुत पहले से ही है और अभी भी है। तो यही जो सारा है वो सीन है, ठीक है। तो वीटो पावर जिसके पास होती है वो ताकतवर माना जाता है उसको, उसका उसका जो वोट है, उसका जो मत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ होता है। तो कभी कभी इस चीज़ से क्या होता है, कभी कभी दिक्कत भी आ जाती है कि अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो इन 5 में से कोई एक नहीं मानता। तो आप इसे जो है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कमी भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। और बाकी क्या है, एक और कमी ये है कि बहुत दिनों से, मतलब जब से इसकी स्थापना हुई है तब से क्या है कि सिर्फ इन 5 के पास ही वीटो पावर है, जबकि अब और भी बहुत सारे जो देश हैं वो है बहुत अच्छे देश हैं, तो उनको भी वीटो पावर मिलनी चाहिए। इसके ऊपर बहस हमेशा जो है चर्चा होती रहती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, आगे बात करेंगे उसकी। तो बाकी के 10 सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा होता है। यहाँ पर हमने क्या बात की, 15 सदस्य होते हैं, उसमें से जो 5 है ये वीटो पावर वाले, ये तो स्थायी है, और जो 10 है उनका आम सभा द्वारा जो चुनाव है वो होता है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य का मतलब है चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से अगर कोई अपना मत देने से इनकार करता है, मत मतलब कि अगर अपना वोट नहीं देता वो, या उस बात पे वो एग्री नहीं करता, तो इसको वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। वो चीज़ जो है वहाँ से डिनाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती हैं। तो सुरक्षा परिषद आपको समझ में आ गया होगा, आगे समझते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो कार्य है वो उन्नति और विकास से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या है कि लोगों का जो जीवन स्तर है उसको कैसे सुधारा जाए, लाइफस्टाइल को कैसे अच्छा करा जाए, इन सभी की जो योजनाएं हैं वो इसके अंतर्गत बनाई जाती है। इसमें जो कुल 54 सदस्य हैं, जिसमें से 18 सदस्य जो है, ठीक है, 18 सदस्य जो है वो 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, फिर 3 वर्ष बाद दोबारा से उनका जो है चुनाव है, ये सब होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इसे समझ लेते हैं थोड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक न्यायालय है, ठीक है, एक तरह से इसको मुख्य माना जाता है। ये कानूनी मुद्दे को निपटाने का, इसका जो मुख्य काम है वो क्या है, वो कानूनी मुद्दे को निपटाने का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की व्याख्या करना। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जिनका चुनाव किसके द्वारा होता है, आम सभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के जो द्वारा है इनके न्यायाधीशों का चुनाव होता है। और टोटल इसमें 15 न्यायाधीश जो है वो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सचिवालय, इसे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख प्रशासनिक अंग जो है वो सचिवालय को माना जाता है। इसका जो नेतृत्व है वह महासचिव करता है, ठीक है।
और इसका जो कार्य है यानी कि मतलब इसका जो मेन कार्य है वो क्या है, सम्मेलन जो होता है कोई तो उसका आयोजन करना, सर्वेक्षण वगैरह करना, तो ये सचिवालय का काम है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना है। इसमें है शांति और सामाजिक, ठीक है, शांति और सामाजिक आर्थिक विकास में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की भूमिका। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्या इन्होंने कभी मतलब कि अपने जो काम है उसको बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, कुछ उदाहरण बताओ। यानी कि कभी व्यवस्था, इनका जो काम है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है व्यवस्था कायम करना। ठीक है, शांति और सामाजिक अच्छे जो भी इनके कार्य दिए हुए हैं उनको मतलब कायम करना। तो हमें इसमें बताना है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर जो है मतलब अपने जो काम किए हैं, कुछ उदाहरण बताने, जैसे फ़िलिस्तीन वाला हो गया, ईरान और इराक वाला जो युद्ध था वो हो गया। तो ऐसे करके जो हमें इसमें 2-3 जो है वो एग्जाम्पल बताने कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने जो अपनी भूमिका है वो निभाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए फ़िलिस्तीन की अगर बात करें 1947 में, तो इसमें क्या हुआ था, 1947 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने एक फ़िलिस्तीन वाला मुद्दा आया था। तो इसमें क्या हुआ था, यहूदियों और अरबों का विवाद था। ठीक है, इन दोनों का क्या था, विवाद हो रहा था। तो वहाँ पर जो है बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है अपनी भूमिका निभाई और मुद्दे की पूरी तरीके से जांच की और उसके बाद फ़िलिस्तीन को बांटने का फैसला किया। तो अभी जैसे कि आप यहूदी राज्य इजराइल के बारे में जानते हो, तो इसकी स्थापना की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, यही सब जो काम है। और आगे देख लेते हैं, ये है ईरान इराक का युद्ध। इसमें क्या हुआ था, ईरान और इराक के मध्य दीर्घकाल से चल रहा था युद्ध। मतलब कि एक तरफ था ईरान और एक तरफ था इराक, इन दोनों के बीच में चल रहा था बहुत लंबे समय तक युद्ध। ठीक है, तो उस युद्ध का जो अंत कराने में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने क्या किया था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस जो है युद्ध का अंत करा दिया था। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें ये बहुत अच्छी है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जो कि है 1991 का खाड़ी युद्ध। ठीक है, ये सभी आप इसके बारे में जानते हो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या हुआ था, देखिए इस युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई प्रभावशाली थी। यानी कि यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हो तो इन्होंने जो एक्शन लिया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने वो बहुत अच्छा एक्शन लिया था। ठीक है, बाद में उस एक्शन को, वो जो एक्शन लिया था उस एक्शन की बुराई नहीं हुई थी, मतलब उसकी तारीफ़ ही हुई थी। तो इसमें करा क्या था इसे समझते। देखिए हुआ क्या था, जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। ठीक है, सद्दाम हुसैन ने क्या कर दिया था, कुवैत पर हमला कर दिया था। ठीक है, और पड़ोसी राज्य पर कब्जा करने के लिए सेना भेज दी थी सद्दाम हुसैन ने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये कहना था कि भाई तुम जो है मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की ये इच्छा थी कि तुम जो है वहाँ से तुरंत जो अपनी सेना है उसको वापस बुला लो। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर इराक ने क्या कर दिया, यहाँ पर इनकार कर दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कार्रवाई करते हुए क्या किया, तुरंत ही इराकी सेना को बाहर निकाल दिया और कुवैत को आज़ाद करवा दिया। ठीक है, तो ये जो काम है यहाँ पर किया था 1991 का खाड़ी युद्ध के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियाँ। ठीक है, इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है मतलब क्या क्या उपलब्धियाँ हैं उसकी, किस किस चीज़ों में जो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अभी तक। ठीक है, अगर हम बात करें तो मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है बहुत अच्छी वो जो है भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है मानी जाती है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी मतलब स्पेशल एजेंसी, उसके बारे में आप जानते होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हेल्थ से रिलेटेड जो बहुत अच्छे काम कर रही है। तो उन्होंने क्या किया था, चेचक की रोकथाम के लिए, ठीक है, चेचक की रोकथाम के लिए एक 13 वर्षीय कार्यक्रम चलाया था, जिसका जो परिणाम है वो ये हुआ था कि 1980 में चेचक का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया था। ठीक है, उस समय जो है बहुत लोगों को हुआ करता था, लेकिन अब जो है कुछ एक लोगों को जो है ये होता है। तो मतलब एक तरह से आप समझ लो कि इनका जो कार्यक्रम जो चलाया था इन्होंने वो सफल रहा था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अगर हम बात करें तो दुनिया में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी इन सब ने जो काम किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी जो बहुत ज़्यादा जो तारीफ़ है वो करी जाती है। अब हमने क्या करा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी जो है पॉजिटिव बातों पर जो है यहाँ पर हमने ध्यान केंद्रित कर दिया है। अब हम कुछ नेगेटिव बातों पर करते हैं ध्यान केंद्रित। ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो संयुक्त राष्ट्र
संघ के अंदर में क्या है गलत है, या बहुत पहले वो चीज़ सही थी लेकिन अब उसमें सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये सारी मतलब कि विफलता है, आप समझ रहे हो कि क्या होता है इसमें। हम नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जो है बात करने वाले, मतलब क्या क्या कमियां आप समझ लो। ठीक है, तो देखते हैं क्या कमियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी सफलताओं के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम इसके कुछ असफलताओं के बारे में बात करते हैं जहाँ पर इसको दिक्कत आती है। ठीक है, तो उसे समझिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली में जिसमें सदस्य देश है, जैसे कि जिनके पास वीटो पावर है, जैसे कि मैंने आपको 5 बताए थे, तो उसमें क्या है बहुत सारे जो महत्वपूर्ण योजनाएं को लागू नहीं होने देते। ठीक है, जैसे मान के चलो कि कुछ ऐसी योजना लागू होने वाली है जो उन 5 देश में से किसी एक को भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या है वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे, उस चीज़ को नहीं होने देंगे। तो ये यहाँ पर जो है एक कमी नज़र आती है। ठीक है, और आगे देखते हैं यहाँ पर। वैसे भी हर एक चीज़ का जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स है वो होते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरी बात क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है वित्तीय संकट, पैसों से रिलेटेड समस्या। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए जो है काम करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धनराशि लगती है, और बहुत ज़्यादा धनराशि को एकत्रित करना भी क्या है बहुत कठिन कार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो होती हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का सुधार, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले तो ठीक थी लेकिन अब उसमें सुधार की ज़रूरत है। अगर सुधार नहीं हुआ तो वो भी क्या है कमी बन जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं, और लोग इस बारे में जो बात करते रहते हैं, मतलब ये जो सुधार की जो चीज़ है इसके बारे में हमेशा बहस होती है कि ये चीज़ पहले ऐसी थी, अब ये चीज़ ऐसी हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि लोग जो किस किस मुद्दे पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मुद्दा है वो है सुरक्षा परिषद की सदस्यता को लेकर। ठीक है, ये बोला जाता है कि सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता है 19 से बढ़ाकर 23 या 25 कर देनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें कम से कम 5 परिषद के अलावा, इसमें ना बताया था मैंने आपको कि स्थायी सदस्य जो है वो 5 है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि इसमें कम से और जोड़ने चाहिए स्थायी सदस्य, जैसे कि 2 जो है बढ़िया देश, जैसे कि जर्मनी तथा जापान। ठीक है, तो ये सब भी काफ़ी जो है टेक्नोलॉजी में आगे हैं, औद्योगिक देश है ये। तो इनको भी बोला गया कि इनको स्थायी सदस्यता दे देनी चाहिए। ठीक है, इनको भी वीटो पावर दे देनी चाहिए। प्लस में इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर अगर सारे विकसित देश होंगे तो कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो कि केवल विकसित देश से रिलेटेड होंगे, और विकासशील देश को क्या है वहाँ पर वो फ़ायदा नहीं पहुँच पाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि 3 बड़े विकासशील देश जो कि बिल्कुल टॉप पे हैं। ठीक है, 3 विकासशील देश में अच्छे। ठीक है, तो विकासशील देश में अच्छे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उसमें टॉप 3 वाले को ब्राज़ील, भारत और नाइजीरिया। ठीक है, इनको बोला गया कि इनको भी शामिल होना चाहिए कि ये भी अपना जो मत है वहाँ पर दे सके, ये भी अपने जो विचार है उसको प्रकट कर सके। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सारी बातें हैं वो हमने बता दी है। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप वीडियो जो है आपकी यहाँ पर यूनिट आपका ख़त्म हो चुका है, और वीडियो आपको पसंद आ गई तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।